किशनगढ़ नामक एक छोटे से गांव में सुखराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधिका और अपनी 16 वर्षीय बेटी पार्वती के साथ रहता था। एक दिन अचानक सुखराम को तेज बुखार चढ़ जाता है और वह खेत जाने लायक भी नहीं रहता। पिताजी, आज आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। आज आप खेत मत जाइए, घर पर आराम कीजिए। बेटी, अगर आज मैं खेत नहीं जाऊंगा तो ठाकुर साहब की फसल की रखवाली कौन करेगा? हमें मजूरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आज मैं खेत जाऊंगी और रखवाली कराऊंगी। आपने मुझे ये काम अच्छी तरह सिखाया है। तभी पास खड़ी सुखराम की पत्नी राधिका वहां आ जाती है। जी, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। हमारी पार्वती अब बड़ी और समझदार हो गई है। ये आपका काम अच्छी तरह संभाल लेगी। आज आप आराम कीजिए। राधिका, तुम ठीक कह रही हो, पर आजकल खेतों का माहौल अच्छा नहीं है। फिर भी अगर पार्वती जाना चाहती है तो मैं मना नहीं करूंगा। आगे चल के इसे ही तो ये सब संभालना है। पिता की सहमति मिलते ही पार्वती अपनी टोकरी और डंडा उठाकर अपनी सहेली सरला के घर पहुंचती है। सरला, आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे खेत की रखवाली करने जाना पड़ रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ पार्वती, मैं जरूर चलूंगी। वैसे भी आज मुझे घर पर कोई खास काम नहीं है। साथ चलेंगे तो रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा। दोनों सहेलियां खेतों की तरफ चल पड़ती हैं। खेत के पास वाले बाग में पहुंचते ही पार्वती एक जगह रुक जाती है। सरला, तुम उस आम के पेड़ के पास जाकर गिरे हुए फल इकट्ठा कर लो। मैं यही मेड़ पर बैठकर रखवाली करती हूँ। कोई बात हो तो आवाज लगा देना। सरला अकेली आगे बढ़ जाती है। तभी गांव के ठाकुर के बेटे विक्रम और उसके 2 साथी वहां पहले से छिपे बैठे होते हैं और सरला का रास्ता रोक लेते हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की इस सुनसान बाग में अकेली। आओ हमारे पास बैठो, बातें करें। तुम लोग कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हट जाओ यहाँ से। इस लड़की में तो बड़े नखरे हैं। आज तुझे हमारे साथ ही चलना होगा। दूर हटो मुझसे। बचाओ, कोई बचाओ। सरला की चीख सुनकर पार्वती हाथ में डंडा लेकर दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है और सरला के आगे खड़ी हो जाती है। तुम सबकी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को छेड़ने की? पीछे हटो, वरना अच्छा नहीं होगा। तू बीच में मत पड़ छोकरी, अपना काम कर और चुपचाप निकल जा। ये मेरी सहेली है और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। इतनी छोटी सी लड़की मुझे धमकी देगी? देखता हूँ तू क्या कर लेगी। विक्रम जैसे ही आगे बढ़ता है, पार्वती गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तूने मुझ पर हाथ उठाया? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा तुझसे। विक्रम भाई, चलो यहाँ से। इसके हाथ में डंडा भी है और ये बहुत गुस्से में है। पार्वती, इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मैं तुझे इस गांव में रहने नहीं दूंगा। विक्रम और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। पार्वती सरला को संभालते हुए उसे ढांढस बंधाती है। सरला, अब डरो मत। वे लोग जा चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पार्वती, अगर तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है। सहेली का फर्ज यही होता है। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। बाग से लकड़ी और टोकरी लेकर लौटते समय पार्वती सरला की तरफ देखती है और गंभीर स्वर में कहने लगती है, देख सरला, आज बाग में जो कुछ भी हुआ है इस बारे में घर पर किसी को कुछ नहीं बताना है। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन पार्वती, उन लड़कों ने हमें धमकी दी है। अगर वे फिर से आ गए तो क्या हमें घर पर नहीं बताना चाहिए? अगर पिताजी को पता चला तो वे हमें कभी अकेले बाहर नहीं निकलने देंगे। इसीलिए इस बात को यहीं भूल जाओ सरला। हाँ पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। मेरे माता पिता भी मुझे घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। दोनों सहेलियां गांव पहुंचकर अपने अपने घर चली जाती हैं। 2 दिन बाद सुबह के समय विक्रम अपने साथियों के साथ सुखराम की झोपड़ी के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सुखराम, राधिका, पार्वती और गांव के कुछ लोगों के साथ मुखिया भी वहां जमा हो जाते हैं। अरे विक्रम, तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? साफ साफ बताओ। सुखराम चाचा,
आज मैं यहाँ तुम्हारी बेटी पार्वती की सच्चाई पूरे गांव को बताने आया हूँ। ये लड़की पूरे गांव को धोखा दे रही है। तुम मेरी बेटी के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? साफ शब्दों में बोलो, मामला क्या है? मामला ये है कि मैं तुम्हारी बेटी पार्वती से सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन ये लड़की अब मेरे साथ दगा कर रही है। इसका किसी और लड़के से चक्कर चल रहा है। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन पहले तुम बाग में सरला के साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। गांव वालों, देखो ये लड़की अब झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठा हूँ तो इसकी सहेली सरला को बुलाओ, वो खुद सच बता देगी। भीड़ में खड़ी सरला और उसकी माँ आगे आती हैं। पार्वती उम्मीद भरी नजरों से सरला की तरफ देखती है। सरला, तुम चुप क्यों हो? सबको सच सच बताओ, उस दिन बाग में क्या हुआ था? इन लोगों ने तुम्हें घेरा था या नहीं? सरला की माँ उसका हाथ कस कर पकड़ती है और धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है। बेटी, चुप ही रहना, मुंह मत खोलियो, वरना हमारी भी बदनामी होगी। डर के मारे सरला अपनी नजरें झुका लेती है और भीड़ के सामने चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर विक्रम मुस्कुराते हुए फिर बोलता है। देख लिया गांव वालों, सरला भी चुप है। इसकी चुप्पी ही इस बात का सबूत है कि पार्वती झूठी है और इसका चरित्र खराब है। सरला, तुम झूठ का साथ क्यों दे रही हो? सच बोलो, वरना ये लोग मुझे गुनहगार समझ लेंगे। सरला की चुप्पी देखकर गांव का मुखिया गुस्से में आगे आता है। सुखराम, तुम्हारी बेटी ने पूरे गांव की नाक कटवा दी है। ऐसी लड़की को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेशर्म लड़की ने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, माँ, आप लोग तो सच जानते हैं। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब विक्रम की चाल है। गुस्से और लोकलाज के डर से सुखराम आगे बढ़ता है और पार्वती का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी से बाहर धकेल देता है। तू मेरी बेटी बनने लायक नहीं है। तूने मेरा मुंह काला कर दिया। निकल जा यहाँ से और दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। अरे सुनिए, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी बेकसूर भी हो सकती है। इसे घर से मत निकालिए। राधिका, तुम चुप रहो। पूरे गांव के सामने सरला ने भी कुछ नहीं बोला। मैं ऐसी लड़की को अपने घर में एक पल भी नहीं रखूंगा। निकल जाए यहाँ से पार्वती। पिताजी, एक दिन आपको मेरी सच्चाई जरूर पता चलेगी। मैं आज जा रही हूँ, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। पार्वती अपनी छोटी सी पोटली उठाकर किशनगढ़ गांव के रास्ते से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। दूर खड़ा विक्रम यह सब देखकर मुस्कुराने लगता है। पार्वती के जाने के बाद विक्रम और उसके साथी गांव के चौराहे पर अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। विक्रम भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। उस घमंडी पार्वती को पूरे गांव के सामने बदनाम करके निकलवा दिया। हाँ, उसने बाग में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। मेरे गाल पर लगा वो थप्पड़ मैं कभी नहीं भूल सकता था। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। उधर सरला अपने घर के अंदर बैठी पछतावे से भरी हुई थी। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। सरला, तूने आज पंचायत में चुप रहकर बहुत अच्छा किया। अगर तू बोल देती तो हमारी भी बदनामी हो जाती। पर माँ, पार्वती बिल्कुल बेकसूर है। उसने तो बाग में गुंडों से मुझे बचाया था। मेरी चुप्पी की रेड्यूसेस से आज वो बेघर हो गई। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और देखते ही देखते इस घटना को पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। किशनगढ़ गांव में रहने वाले सुखराम और राधिका की हालत बहुत खराब हो जाती है। सुखराम अब बूढ़ा और बीमार रहने लगता है। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? राधिका, जब से पार्वती गई है मेरे हाथों में ताकत ही नहीं रही। मैं ज्यादा खेत का काम भी नहीं कर पाता। पर आज मैं पड़ोस के गांव चंदपुर के मेले में जाऊंगा। इस कमजोर शरीर के साथ आप इतनी दूर मेले में कैसे जाएंगे? आपकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जाना तो पड़ेगा ही राधिका। मैंने मिट्टी के कुछ बर्तन बनाकर रखे हैं। अगर वे मेले में बिक गए तो तुम्हारी दवा और घर का राशन आ जाएगा।
सुखराम अपनी पुरानी पोटली में मिट्टी के बर्तन रखता है और लाठी टेकते हुए चंदपुर गांव के मेले की तरफ निकल पड़ता है। मेले में बहुत भीड़ भाड़ थी और सुखराम एक कोने में अपनी दुकान लगा लेता है। तभी वहां से गुजर रहा एक ग्राहक रामू रुकता है। अरे बूढ़े बाबा, ये मिट्टी के बर्तन कितने के दे रहे हो? आजकल इन्हें भला कौन खरीदता है? बाबूजी, ये बहुत मजबूत बर्तन है। मैंने खुद इन्हें अपने हाथों से बनाया है। केवल 10 रुपए का एक बर्तन है, ले लीजिए। नहीं बाबा, आजकल तो लोग स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं लूंगा। बाबूजी, सुबह से एक भी बर्तन नहीं बिका है। मेरी पत्नी घर पर बहुत बीमार है। कुछ तो तरस खाइए और एक बर्तन ले लीजिए। उसी मेले के दूसरे कोने पर पार्वती भी अपनी दुकान लगाए बैठी थी। उसने अपना भेष बदल रखा था। सिर पर पल्लू और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वह वहां लकड़ी की सुंदर ज्वेलरी बेच रही थी। तभी एक महिला कमला उसकी दुकान पर आती है। अरे लड़की, ये लकड़ी के झुमके और हार तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी कलाकारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये सब कितने का है? जी माताजी, ये पूरा सेट 50 रुपए का है। मैंने इसे बहुत मेहनत से तराश कर बनाया है। आप पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। ये तो बहुत सस्ता है और दिखने में भी अनोखा है। लाओ, मुझे ये 2 सेट दे दो और ये लो अपने पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। आपकी वजह से आज मेरी अच्छी बिक्री हो गई। तभी पार्वती की नज़र थोड़ी दूरी पर बैठे अपने पिता सुखराम पर पड़ती है, जो लाचार होकर अपने बर्तन देख रहे थे। मेले में आए रामू और विक्रम सुखराम के पास खड़े होकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो, ये तो किशनगढ़ का सुखराम किसान है। बेचारा कितना बुजुर्ग और लाचार हो गया है। इसकी पत्नी भी बहुत बीमार है। हाँ भाई, इसकी एक ही बेटी थी पार्वती। वो भी बदचलन निकली और घर से भाग गई। अगर आज वो होती तो अपने पिता का हाथ बटाती। उन लोगों की बात सुनकर पार्वती को पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पिता दाने दाने को तरस रहा है। पार्वती तुरंत एक योजना बनाती है। वो अपना मुंह अच्छी तरह ढककर सुखराम की दुकान के पास पहुंचती है। राम राम चाचा जी, मैंने देखा कि सुबह से आपके बर्तन नहीं बिके हैं। मुझे लकड़ी के काम की थोड़ी समझ है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? राम राम बेटी, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। चाचा जी, मेरा नाम गंगा है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरे पिता भी बहुत बीमार हैं। मैं लकड़ी की ज्वेलरी बनाती हूँ। अगर आप मेरा सामान अपनी दुकान पर बेच दें तो दोनों का भला होगा। पर बेटी, मेरे बर्तन ही कोई नहीं खरीद रहा, तो तुम्हारी ज्वेलरी कौन खरीदेगा? चाचा जी, मुझे बस थोड़ा सा पैसा दे देना, जिससे मेरा गुजारा हो जाए। बाकी जितना भी मुनाफा होगा वो सब आप अपने पास रख लेना। सुखराम इस बात के लिए तैयार हो जाता है। पार्वती अपनी बनाई हुई लकड़ी की ज्वेलरी सुखराम की दुकान पर सजा देती है। ज्वेलरी देखते ही मेले में आए लोगों की भीड़ दुकान पर लग जाती है। एक नया ग्राहक मोतीलाल आकर सुखराम से कहता है, अरे बाबा, ये लकड़ी की अंगूठी और चूड़ियां तो कमाल की है। मुझे ये सब अपनी बेटी के लिए चाहिए। ये लीजिए 100 रुपए, सारा सामान पैक कर दीजिए। हाँ हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। बेटी गंगा, तुमने तो आते ही मेरी दुकान का भाग्य बदल दिया। मेले में सारा सामान बिक जाने के बाद पार्वती बहुत खुश होती है। चाचा जी, ये तो आपकी दुकान की बरकत है। ये लीजिए सारा पैसा। अब आप घर जाकर माँ के लिए राशन और दवाई खरीद सकते हैं। बेटी, तुम मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बीमार पत्नी को दवा मिल पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है चाचा जी। हम कल सुबह फिर इसी मेले में मिलेंगे और नया सामान बेचेंगे। आप अब घर जाइए। इसी तरह धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। सुखराम और पार्वती रोज मेले में अपनी दुकान लगाकर सामान बेचते रहते हैं। 5वें दिन जब दोनों अपनी दुकान पर सामान सजा रहे थे, तभी वहाँ शहर के एक धनी व्यापारी
ठाकुर मोहनलाल आते हैं। अरे बाबा, इस लड़की ने जो लकड़ी की ज्वेलरी बनाई है वो बहुत सुंदर है। क्या ये लड़की लकड़ी का कोई और सामान भी बना सकती है? हाँ सेठ जी, ये बेटी गंगा बहुत ही होनहार कलाकार है। ये लकड़ी से कुछ भी बना सकती है। बताइए आपको क्या बनवाना है? बेटी गंगा, मुझे तुमसे लकड़ी का एक नकली पैर बनवाना है। क्या तुम मेरे लिए एक मजबूत नकली पैर बना सकती हो? क्षमा कीजिए सेठ जी, मैं केवल छोटे खिलौने और ज्वेलरी ही बनाती हूँ। मैं नकली पैर नहीं बना सकती। आप किसी बड़े कारीगर के पास जाइए। तभी पास खड़ा सुखराम पार्वती की तरफ देखता है और उसे समझाने लगता है। बेटी गंगा, मना मत करो। धर्म के काम में कभी पीछे नहीं हटते। अगर तुम्हारे हुनर से किसी लाचार व्यक्ति की मदद हो सकती है तो तुम्हें यह पैर जरूर बनाना चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बड़े हादसे में मेरे बेटे का एक पैर चला गया है। वो पहिएदार कुर्सी से उठ भी नहीं पाता। जैसे ही पार्वती ने पहिएदार कुर्सी की बात सुनी, वह कुछ सोचने लगती है और फिर धीरे से जवाब देती है। ठीक है चाचा जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। सेठ जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं पैर तैयार कर दूंगी। 2 दिन बाद लकड़ी का पैर बनकर तैयार हो जाता है। ठाकुर मोहनलाल दोबारा सुखराम की दुकान पर आते हैं। बेटी गंगा, क्या मेरे बेटे का लकड़ी का पैर तैयार हो गया? आज मेले का आखिरी दिन है। मुझे कल सुबह ही शहर वापस लौटना है। हाँ सेठ जी, ये देखिए, मैंने आपके बेटे के नाप के हिसाब से ये मजबूत लकड़ी का पैर तैयार कर दिया है। आप इसे ले जा सकते हैं। बेटी, तुमने पैर तो बहुत ही सुंदर और मजबूत बनाया है, लेकिन इसे फिट कैसे करना है ये तो तुम ही जानती हो। तुम मेरे साथ तंबू तक चलो। सुखराम बीच में बोल पड़ता है। हाँ बेटी गंगा, तुम सेठ जी के साथ चली जाओ और उनके बेटे के पैर में इसे अच्छी तरह फिट करके वापस आ जाओ। मैं दुकान पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पार्वती लकड़ी का पैर लेकर सेठ के साथ उनके तंबू के पास पहुंचती है। वहां पहिएदार कुर्सी पर विक्रम बैठा था। विक्रम को देखते ही पार्वती चौंक जाती है। सेठ जी, मैं इस लड़के की कोई मदद नहीं करूंगी। मैं इसे ये लकड़ी का पैर बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ। अरे बेटी गंगा, अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे बेटे को देखकर इस तरह मना क्यों कर रही हो? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? सेठ जी, ये आपका बेटा विक्रम है। ये 1 नंबर का झूठा और मक्कार लड़का है। मैं इसके पैर में ये लकड़ी का पैर कभी फिट नहीं करूंगी। विक्रम ने जैसे ही पार्वती को देखा, वह उसे पहचान गया और उसे सारी बात याद आ गई। पिताजी, ये गंगा नहीं है, ये तो हमारे ही गांव की पार्वती है। ये वही लड़की है जिसे 2 साल पहले मैंने पूरे गांव के सामने बदनाम करके घर से निकलवाया था। तब तक सुखराम भी उस तंबू के पास आ जाता है। सुखराम को देखकर पार्वती अपने चेहरे से कपड़ा हटा देती है। पिताजी, मैं आपकी बेटी पार्वती हूँ। मैं 2 साल से आपसे अलग रहकर इस मेले में भेष बदलकर काम करती थी। कुछ दिनों से आपकी मदद कर रही थी ताकि माँ की दवा आ सके। पार्वती, मेरी बेटी, तुम यहाँ हो? और तुम इस अमीर सेठ के बेटे विक्रम को कैसे जानती हो? यहाँ क्या मामला चल रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी, 2 साल पहले इसी विक्रम ने सरला को बाग में घेरा था। मैंने सरला को बचाया और इसे थप्पड़ मारा था। उसी का बदला लेने के लिए इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। हाँ सुखराम चाचा, पार्वती बिल्कुल सच कह रही है। उस दिन मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे गांव के सामने पार्वती पर झूठा आरोप लगाया था। मैं अपने कर्मों की सजा पा चुका हूँ। विक्रम की जुबानी सारा सच सुनने के बाद सुखराम की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत अपनी बेटी पार्वती के पास आता है। पार्वती, मेरी बेटी, मुझे अपनी इस बहुत बड़ी भूल के लिए माफ कर दो। मैंने समाज और गांव वालों के झूठे दबाव में आकर अपनी ही बेकसूर बेटी पर भरोसा नहीं किया।
मैंने लोक लाज के डर से तुम्हें अपने ही घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। पिताजी, आप अपने आप को दोषी मत मानिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। उस समय हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि सरला की चुप्पी ने मुझे पूरे गांव के सामने गुनहगार साबित कर दिया था। मुझे आपसे या माँ से कोई शिकायत नहीं है। विक्रम, जिसके कारण पार्वती अपने परिवार से अलग हुई थी, अब गहरे दुख में डूबा हुआ था। तभी वह बीच में बोल पड़ता है। पार्वती, जब मैं तुम पर वो झूठा आरोप लगाकर वहां से शहर की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में मेरा एक बहुत भयानक हादसा हो गया था। उस हादसे में मैंने अपना एक पैर हमेशा के लिए गंवा दिया। ये तुम्हारी बेगुनाही का ही असर है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो। अपने ही बेटे के मुंह से इतनी बड़ी और घिनौनी करतूत सुनकर ठाकुर मोहनलाल गुस्से से लाल हो जाते हैं। वे तुरंत विक्रम के पास आते हैं और कड़े शब्दों में उससे कहने लगते हैं। विक्रम, तूने इतना घटिया और घिनौना काम किया है कि मुझे आज तुझे अपना बेटा कहने में भी बहुत बड़ी शर्म आ रही है। तूने अपने मामूली से अपमान का बदला लेने के लिए एक भली और मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने उसके पूरे परिवार को समाज के सामने बदनाम कर दिया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी और अक्षम्य भूल हुई थी। मैं अपनी उस पुरानी गलती को अब हर हाल में सुधारना चाहता हूँ। मैं पार्वती की बेगुनाही का पूरा सबूत आज इसी वक्त किशनगढ़ गांव जाकर पूरे गांव के सामने खुद अपने मुंह से दूंगा। क्या तुम सच में ये करोगे बेटा? अगर आज गांव वालों को सच पता चल जाए तो मेरी बेटी की खोई हुई इज्जत वापस मिल सकती है। हाँ चाचा जी, मैं वादा करता हूँ, जितना अन्याय मैंने पार्वती के साथ किया है उसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। अब मुझे अपनी अंतरात्मा को भी शांत करना है। मोहनलाल पास खड़े अपने नौकरों को बुलाते हैं और तुरंत बैलगाड़ी तैयार करने का आदेश देते हैं। अभी की अभी बैलगाड़ी तैयार करो। हम सब आज ही किशनगढ़ गांव चलेंगे। इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे मैं अपनी आंखों के सामने ठीक होते देखना चाहता हूँ। पार्वती अपने पिता सुखराम की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक साथ डर और उम्मीद के भाव थे। पिताजी, क्या गांव वाले अब मेरी बात पर विश्वास करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे फिर से मुझे ही दोषी ठहरा दें? नहीं बेटी, अब सच सामने है और खुद विक्रम अपनी गलती कबूल करने जा रहा है। अब कोई तुम्हें झूठा नहीं कह सकता। चलो अब घर वापस चलते हैं। सब लोग बैलगाड़ी में सवार होकर किशनगढ़ गांव की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में सुखराम पार्वती का हाथ पकड़े रहता है, मानो फिर कभी उसे खोना नहीं चाहता। शाम होते होते बैलगाड़ी किशनगढ़ गांव पहुंचती है। गांव के चौराहे पर बहुत सारे लोग पहले से जमा थे। सुखराम को अचानक लौटा देख और साथ में एक अजनबी अमीर सेठ और पहिएदार कुर्सी पर बैठे विक्रम को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे, यह तो सुखराम है। और यह कौन अमीर आदमी है इसके साथ? और यह लड़की, क्या यह पार्वती है? मुखिया भी भीड़ के साथ वहां आ जाता है। उसकी नज़र सीधे पार्वती पर पड़ती है, जो अब अपने असली रूप में खड़ी थी। सुखराम, तुम इस बच्चलन लड़की को वापस गांव में क्यों लाए हो? क्या तुम्हें उस दिन की बेइज्जती याद नहीं? तभी विक्रम अपनी पहिएदार कुर्सी से उतरने की कोशिश करता है और मोहनलाल के सहारे लाठी के सहारे खड़ा होकर आगे आता है। गांव वालों, रुक जाइए। आज मैं आप सबके सामने अपने पापों का सच बताने आया हूँ। 2 साल पहले मैंने पार्वती पर झूठा आरोप लगाया था। पार्वती पूरी तरह बेगुनाह है। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? उस दिन तो तुमने खुद इस लड़की को दोषी ठहराया था। मुखिया जी, उस दिन पार्वती ने जंगल में मेरी हरकतों के लिए मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने उसी का बदला लेने के लिए ये झूठी कहानी रची थी, ताकि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं।
भीड़ में खड़ी सरला यह सब सुनकर आगे आती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। मुखिया जी, विक्रम सच कह रहा है। उस दिन बाग में इसी विक्रम और इसके साथियों ने मुझे घेरा था। पार्वती ने आकर मुझे बचाया था। मैं उस दिन डर के कारण चुप रह गई थी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सरला की माँ भी शर्मिंदा होकर आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मुखिया जी, मैंने ही अपनी बेटी को चुप रहने को कहा था, अपनी इज्जत के डर से। इस वजह से एक बेकसूर बेटी को उसके घर से निकाल दिया गया। मुझे इसका बहुत पछतावा है। सारा सच सामने आते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। मुखिया की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वह धीरे धीरे पार्वती की तरफ बढ़ता है। पार्वती बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने बिना जांचे परखे एक बेकसूर बेटी को गुनहगार ठहरा दिया और उसे उसके घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दो। मुखिया जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस यही चाहती थी कि एक दिन सच सबके सामने आए, और आज वो दिन आ गया। गांव वाले भी एक एक करके अपनी गलती मानने लगते हैं। तभी राधिका दौड़ती हुई भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। अपनी बेटी को 2 साल बाद अपने सामने देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। पार्वती, मेरी बच्ची, तू वापस आ गई। मैं हर दिन भगवान से तेरी सलामती की दुआ मांगती थी। माँ, मैं आपको और पिताजी को बहुत याद करती थी, पर मुझे पता था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। तभी ठाकुर मोहनलाल आगे आते हैं और पूरे गांव को संबोधित करते हैं। गांव वालों, मेरे बेटे विक्रम ने जो किया उसका प्रायश्चित वो अपने बचे हुए जीवन में करेगा। मैं आज इस पूरे गांव के सामने वचन देता हूं कि पार्वती और उसके परिवार को जो भी आर्थिक तकलीफ है उसे दूर करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। विक्रम अपनी लाठी के सहारे पार्वती के सामने आता है। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। पार्वती, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी कोई माफी काफी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से क्षमा मांगता हूं। मैंने अपनी गलती की सजा भी पाली है और अब मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। विक्रम, तुमने आज जो सच बोलने की हिम्मत दिखाई वही तुम्हारे पश्चाताप का सबसे बड़ा सबूत है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बीती बातों को अब यहीं भुला देना चाहिए। सुखराम अपनी बेटी और पत्नी को साथ देखकर भावुक हो जाता है। वह मुखिया और गांव वालों की तरफ मुड़ता है। गांव वालों, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। इसने न सिर्फ अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से हम दोनों बूढ़े माँ बाप की जिंदगी भी संवार दी। पार्वती, मुझे माफ कर दो। मेरी चुप्पी की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। सरला, तुम भी उस समय डरी हुई थी। अब वो सब बीत चुका है। हम फिर से पहले जैसी सहेलियां बन सकते हैं। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। मुखिया आगे आकर पूरे गांव के सामने घोषणा करता है। आज से पार्वती इस गांव की सबसे सम्मानित बेटी मानी जाएगी। इसकी सच्चाई, हिम्मत और मेहनत हम सबके लिए एक मिसाल है। शाम ढलते ढलते पूरा गांव पार्वती के घर के आंगन में इकट्ठा होकर खुशियां मनाने लगता है। सुखराम, राधिका और पार्वती एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस नई शुरुआत को महसूस करते हैं, जहां सच्चाई ने आखिरकार झूठ पर जीत हासिल कर ली थी।